सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस पूरी आईडी सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है। ये आईडी जो सीरीज है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हम हमारे 7th चैप्टर पे आ चुके हैं। बहुत सिंपल, साधारण और एक ऐसा चैप्टर जो आप ऑलरेडी 6, 7, 8 में पढ़कर आए हो आपके ईबीएस सिलेबस में। ठीक है, बहुत ज्यादा खास चैप्टर नहीं है, नॉर्मल सी चीजें इस पूरे चैप्टर में है। ज्यादा वेटेज ये चैप्टर कंटेन करता नहीं है। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। बहुत जल्दी इस चैप्टर को अपन खत्म भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की ये वीडियो बनने वाली है। आराम से 20-25 मिनट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिंपल, साधारण, नॉर्मल से टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, बस तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, बात करें चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा, इट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होता क्या है बेसिकली? तो एनवायरमेंट को आप कुछ भी बोल सकते हो। सर हमारी सराउंडिंग कैन बी एनवायरमेंट, हमारे आसपास का जो एरिया है वो एनवायरमेंट हो सकता है। या फिर सर ये जो पेड़ हम देख रहे हैं, ये जो इंसान हम देख रहे हैं, ये जो जानवर हम देख रहे हैं, ये जो नदियां, पहाड़, पौधे, ये सारी चीजों को हम जो देख रहे हैं इसको कंबाइंडली भी हम एनवायरमेंट बोल सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के द्वारा एनवायरमेंट की अलग अलग डेफिनेशंस है। आप भी कहीं ना कहीं समझते हो कि हाँ सर हमारी जो सराउंडिंग है ये एक एनवायरमेंट तो है। ठीक है, बट वहां लिखकर ये थोड़ी आओगे कि हमारी सराउंडिंग इज एनवायरमेंट। सपोज वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इतना सड़ा क्वेश्चन नहीं देगा कोई भी 12th बोर्ड में, बट फिर भी सो एट दैट टाइम व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? एनवायरमेंट होता क्या है, क्या चीजें हैं, इसको समझने के लिए ये समझो कि द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, इस प्लैनेट पे आने वाला हर एक इनहेरिटेंस, वो भले ही जिंदा हो या मृत, डजंट मैटर, इस प्लैनेट पे आने वाला टोटल इनहेरिटेंस इज नोन एज एनवायरमेंट। तो द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस इज नोन एज एनवायरमेंट। सो इसको अगर समझें हिंदी में कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे प्लैनेट पर आने वाला टोटल इनहेरिटेंस मतलब रहने वाली हर एक चीज है, whether it may be a biotic or abiotic, all comes under environment, और combinedly हम उनको क्या बोलेंगे? environment बोलेंगे। So the total planetary inheritance combinedly which is present on the earth is known as environment। समझ आया environment का मतलब, है ना? वही सेम बात सर 6, 7 में पढ़ते थे, क्या ही समझ आएगा। ठीक है, फिर एनवायरमेंट समझ आ गया। सर इसमें आपने बोला बायोटिक और एबायोटिक, ये होता क्या है? जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं सर, बायोटिक और एबायोटिक ये होते क्या है? तो बायो मींस लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो वो सारी चीजें जो लाइफ कंटेन करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, so all those things which contain life is known as biotic resources। वो हमारी कैसी resources कहलाती हैं? Biotic resources कहलाती हैं। and all those things which do not contain life is known as abiotic resources। वो सारी चीजें जिनमें लाइफ नहीं है वो abiotic resources कहलाती हैं। सर इसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए, like plants, animals, insects, mammals, birds, insects, microbes, ये सारे क्या हैं? Biotic, क्योंकि इनमें लाइफ है। फिर सर ये व्हाइट बोर्ड, ये पेन, ये कैमरा, ये ट्राइपॉड, या सर ये चेयर या आसपास की दीवार, ये सब क्या है? ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज है, इनमें लाइफ नहीं होती है। तो कंबाइंडली बायोटिक एंड एबायोटिक, इन सारी चीजों को कंबाइंड जब आप करोगे तो वो क्या बनाएगा? एनवायरमेंट बनाएगा। अब तो समझ आया होगा एनवायरमेंट क्या होता है। ठीक है सर, समझ आ गया एनवायरमेंट क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारे एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या है, काम क्या है एनवायरनमेंट का, हमें जरूरत क्यों है एनवायरनमेंट की? तो बेसिकली देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहला, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। क्या प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट? रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। अगर मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है नए सिरे से तो आई नीड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्यों? सर ये जो पेन बना है
इसका जो रॉ मटेरियल है कहीं ना कहीं तो एनवायरमेंट से आया है ना। A human cannot develop any resources, neither they can destroy it, है ना तो हम कोई रिसोर्स बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, हम उसका वो चेंज कर सकते हैं, आधार चेंज कर सकते हैं, प्रकार चेंज कर सकते हैं, बट हम रिसोर्सेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो एनवायरमेंट क्या देता है हमें? रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने। सपोज मान लेते हैं सर आटा बनाना है मुझे, तो आटा बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए? वीट। अब वीट कहां से आया? फ्रॉम एनवायरमेंट। सर मुझे चावल बनाने हैं, तो चावल के लिए मुझे क्या चाहिए? धान। धान कहां से आएगी? सर एनवायरमेंट से। ये पेन बनाना है, इस पेन को बनाने के लिए सर ये कॉटन की टिप लगी है, सर ये प्लास्टिक का ये पूरा मटेरियल लगा। तो ये प्लास्टिक और ये जो कॉटन है इसका जो रॉ मटेरियल होगा वो कहां से आया होगा? सर एनवायरमेंट से। तो हर एक चीज जो कि इस पृथ्वी पर प्रोड्यूस करी है ह्यूमंस ने, वो कहां से आई है? इट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंट। वो सारी चीजें कहां से आई है बेटा? एनवायरमेंट से आई है। दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज कहां से आती हैं? फ्रॉम एनवायरमेंट। समझ आया? सेकंड, इट असिमुलेट्स वेस्ट। भैया एनवायरमेंट का दूसरा काम क्या है? हम जो वेस्ट निकालते हैं वो कहां जाकर इकट्ठा होता है? एनवायरमेंट में। हम जो पन्नी का यूज करते हैं, हम जो पॉलिथीन का यूज करते हैं, हम वो चीजों का यूज करते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, खत्म हो भी सकती है। हमारा जो भी वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट और नेचुरल वेस्ट और मैन-मेड वेस्ट और व्हाटएवर, जैसा भी वेस्ट है, ये सब कहां जाके मिलता है? इट एसिमुलेट्स इन एनवायरमेंट। तो ये हमें रिसोर्सेज भी देता है, साथ में हमारा वेस्ट भी क्या करता है? इकट्ठा करता है अपने पास। ठीक। देन इट सस्टेन लाइफ। एनवायरमेंट क्या करवाता है? लाइफ सस्टेन कराता है सर। लाइफ सस्टेन कराने का मतलब क्या है कि अगर लाइफ हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर है, इट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट नहीं होता तो हमारी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती, हमारी लाइफ होती ही नहीं। ठीक। मार्स पे लाइफ है क्या सर? नहीं। मून पे लाइफ है क्या सर? नहीं। सन पे लाइफ है क्या सर? नहीं। या इस दुनिया के किसी भी प्लैनेट पे अभी तक लाइफ की खोज हुई है क्या? सर नहीं हुई। क्यों? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनवायरमेंट। ये जो नासा है, इसरो है, या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, ये सब बाहर जाके क्या ढूंढ रही है? ये एनवायरमेंट ढूंढ रही है कि हमारे पृथ्वी जैसा एनवायरमेंट अगर किसी प्लैनेट पे होगा तो हम हमारा लाइफ सस्टेन कराएंगे। तो ये क्या कराता है? लाइफ को सस्टेन कराता है। एंड लास्ट वन, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। ये कुछ प्रकार की एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो ह्यूमंस के द्वारा बनाना मुमकिन रियल लाइफ में नहीं है। लाइक सन, मून, स्टार्स, विंड, वाटर, एयर, many things are there. These are the aesthetic services which are provided by the environment. ये कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो एनवायरमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जा सकती हैं, हमारे द्वारा बनाई नहीं जा सकती। They are known as aesthetic services. ये समझ आया? तो these are the functions of environment. Environment के कुछ फंक्शन होते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वेस्ट इकट्ठा करना, लाइफ सस्टेन कराना और एस्थेटिक सर्विसेज को देखना। समझ आया? फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, एनवायरनमेंट के काम क्या क्या है। अब एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होते हैं? जब हम इन एनवायरनमेंट को गलत तरीके से यूज करते हैं, इस एनवायरनमेंट के दी गई हर एक रिसोर्सेज को या हर एक चीजों को जब हम गलत तरीके से यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस बोलते हैं। बिकॉज हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। और जब हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड तरीके से अगर यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? खराब होने लगेगी या खत्म होने लगेगी। तो अगर वो खराब और खत्म होगी तो उस प्रोसेस को या उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल क्राइसिस बोलेंगे। सो क्या क्या रीजंस है सर एनवायरमेंटल क्राइसिस के? एनवायरमेंटल क्राइसिस के हजारों रीजंस हैं, हम 4-5 पढ़ लेते हैं, हमारे लिए उतना ही बहुत। सबसे पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो जरूरतें बढ़ी, जरूरतें बढ़ी तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज होने लगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोड अगर होगी तो एनवायरनमेंट ज्यादा तेजी से खराब होगा। देख लो हमारे इंडिया में, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, हो रहा है हमारे यहाँ खराब? बिल्कुल हो रहा है सर। हम ज्यादा गाड़ियां यूज कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। आगे वैसे टॉपिक है पॉल्यूशन ऑलरेडी। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होते हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस होते हैं। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज
अगर आप कोई ऐसे रिसोर्सेज निकाल रहे हो जो कि नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इनको आप वापस से यूज नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते बहुत जल्दी, तो इस तरीके के रिसोर्सेज को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा तरीके से, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जाकर खत्म होंगे, और अगर वो खत्म होंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस की कंडीशन आ जाएगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज अनलॉफुली और बहुत ज्यादा मात्रा में इज नोन एज इट इज द रीजन बिहाइंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये समझ आया। नेक्स्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। तो जो ग्लोबल इश्यूज भी है भैया एनवायरमेंट के, है ना, क्या क्या ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज है सर, ये लिखे हुए हैं पूरे। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, चलो ये तो इंडिया के हो गए। ग्लोबल वार्मिंग एंड लैंड ओजोन डिप्लीशन, दीस आर द ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज। ये ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज है। कई देश ऐसे हैं हमारे यहाँ के जहां पर खाने को नहीं है लोगों के पास, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। तो दीस आर द ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस आ सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट कॉमन इज पॉल्यूशन। कचरा फैलाओगे, पॉल्यूशन करोगे, कंटामिनेशन करोगे, अगर पानी में, हवा में, खाने में, लैंड पर, है ना, ओशियंस में, तो कहीं ना कहीं वो जाके क्या होंगे, खराब होंगे, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस वाली सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस हो सकता है। समझ आया अच्छे से? फंक्शन समझ आया एनवायरमेंट के, आपको एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है ये समझ आया, और क्यों होता है एनवायरमेंटल ये समझ आया अच्छे से। आगे बढ़े। सर ये सब क्या लिख रखा है आपने? तो सर ये जो सारी चीजें बेटा, दीज आर द वेज जिससे आप एनवायरमेंटल खराब कर सकते हो। करना नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे रीजंस है जिससे एनवायरमेंट खराब होता है। द फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है सर? ग्लोबल वार्मिंग is a kind of sudden increase in the temperature of earth। अगर अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें अगर सडन इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू योर थिंग्स, आपकी वजह से अगर सडन इंक्रीज आ रहा है, देन इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए सबसे आसान तरीके से समझो। एक कमरा है, उस कमरे में मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ अभी की स्थिति में, ठीक है, मैं हूँ और मेरा कैमरामैन, हम दो लोग खड़े हुए, हमें आराम से कोई भी गर्मी ज्यादा नहीं लग रही। बट इसी कमरे में अगर मैं 1000 लोग लाकर खड़ा कर दूं, तो उनकी बॉडी से हीट प्रोड्यूस हो रही, वो हीट कभी ना कभी, क्योंकि ये कमरा पूरी तरीके से पैक है, 2-3 खिड़कियां हैं, वो अगर मैं बंद करा दूं, तो ये कमरा अगर मैं पूरी तरीके से पैक करा दूं, तो सडन इंक्रीमेंट आ जाएगा। किस चीज में इंक्रीमेंट आ जाएगा? मेरे यहाँ के टेम्परेचर में। तो यही चीज हो रही है काय में, हमारे वर्ल्ड में भी। सडन एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? गर्मी बढ़नी स्टार्ट हुई एनवायरमेंट में। उसके अलावा और भी रीजन है गर्मी बढ़ने के। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हम लोग चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक हम क्या बोलते हैं, धुआं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, चिमनी से, घरों से, इंडस्ट्रीज से, गाड़ियों से, इसकी वजह से भी इंक्रीज होता है वर्ल्ड का तापमान, ठीक है। So these are the reasons behind the increment in the temperature of Earth। तो अर्थ के टेम्परेचर में अगर इंक्रीमेंट आ रहा है या इंक्रीज हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर, then that condition is known as global warming। ठीक। Then the second one is ozone depletion। ozone depletion क्या है? ओजोन लेयर बेसिकली एक लेयर है जो हमारे पृथ्वी के आसपास पूरे चारों तरफ बनी हुई है, ठीक है। उस चारों तरफ जो वो लेयर बनी हुई है, वो किस चीज से बताती है? जो हार्मफुल रेज आती हैं हमारे पृथ्वी तक सन से, उससे प्रोटेक्ट करती है हमें। वो जो हार्मफुल यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है हमें वो ओजोन लेयर। और वो धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रही, मतलब खत्म होती जा रही है ड्यू टू अस ओनली, हमारे इंसानों के द्वारा ही। कैसे? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs का यूज करते हैं हम लोग। CFCs एक ऐसी चीज है बेटा जो यूज होता है एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स और हर वो चीज जो कि चीजों को ठंडा कर सकती है। उसमें वो जो केमिकल यूज होता है जो कि एनवायरनमेंट को ठंडा कर रही है, वो कहीं ना कहीं अगर एमिट होगा तो वो जाकर मिलेगा कहाँ? हमारे एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो जो ओजोन लेयर है वो क्या होती जा रही है? डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। दैट इज नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। सर अगर वो डिप्लीट हो जाएगी तो हमें क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर वो डिप्लीट हो गई तो यूवी रेज हमारे इंडिया हमारे
जमीन तक आने लगेगी, और जमीन पे आने की वजह से वो जब हमारे स्किन पर पड़ेगी तो स्किन रैशेस, कैंसर या स्किन से रिलेटेड कई सारी ऑर्गन फेलियर, इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज, इसकी वजह से आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या आया भैया? 17 सितंबर 1992 को एक बैठक हुई यूनाइटेड नेशंस में, और उसमें बताया गया कि हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे अब चीजों को, है ना। ये सस्टेनेबल तरीके से यूज करना क्या होता है वो बताऊंगा बाद में, बट इट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड का फर्टिलिटी में कमी आना इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की फर्टिलिटी में कमी कैसे आ सकती है सर? ड्यू टू हैवी यूज ऑफ मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स। केमिकल मैन्योर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका ज्यादा यूज करने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या ह्यूमंस के रहने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है ताकि हमें जगह मिल सके, और उस फॉरेस्ट कटने को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। देन सॉइल इरोजन। सॉइल खराब हो रही है ड्यू टू ह्यूमन और ड्यू टू नेचुरल, है ना। ह्यूमन से कैसे सॉइल खराब होती है? हमने पन्नियां फेंक दी, हमने कचरा फेंक दिया, उसके ऊपर आके जम गया, वो सालों से जमा हुआ है। जैसे आप देखोगे हमारे होशंगाबाद में एक जगह है जहां मैं रहता हूं, नर्मदापुरम, वहां पर एक जगह है जहां पर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं ऑफ दैट कचरे, है ना। तो कचरे के जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, ऐसे हर एक सिटीज में, जिस भी सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हो, हर सिटी में बने हुए हैं। तो इससे क्या होता है? वो जो जमीन होती है वो कंटामिनेट हो जाती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। वहां पे जो सॉइल है वो इरोड हो जाती है, खराब हो जाती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये दोनों चीज कई हद तक सेम है सर? हाँ सर, ये कई हद तक सेम है। वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। पानी या हवा में किसी प्रकार के कंटामिनेशन को मिला दिया है आपने, जिससे उसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो गई है, दैट इज नोन एज वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता जा रहा है? कंटामिनेट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, उसमें एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं, और कुछ भी नाम इसका आप बोल सकते हो। दीज आर द रीजंस। ये पूरा टॉपिक समझ आया? यहाँ पे चैप्टर लगभग खत्म है, एक ही टॉपिक बचा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ आया अच्छे से? द नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये सारी चीजें इनकी वजह से अगर हो रही है तो इसको रोका कैसे जा सकता है? तो इसको रोका सिर्फ एक वजह से जा सकता है, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट और इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। अगर आप बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए डेवलप कर रहे हो खुद को या हमारे इंडिया को या वर्ल्ड को, इट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना कैसे? एक आध एग्जांपल दीजिए। तो जैसे सपोज मान के चलते हैं गाड़ी जो है, गाड़ी दो तरीके से चल सकती है, आइदर वो तो या तो डीजल पेट्रोल से चल सकती है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल सकती है। तो कौन सी गाड़ी सर अगर मैं यूज करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? सर इलेक्ट्रॉनिक वाली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से क्या नहीं निकलता है? एयर पॉल्यूशन बाहर नहीं है। दूसरा, जो क्रूड ऑयल है वो भी कम यूज होगा, तो रिसोर्सेज बचेंगी, है ना। मैं काहे से चला रहा हूं? मैं सूरज की रोशनी से चला रहा हूं। सूरज की रोशनी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो वो अनलिमिटेड चलती रहेगी गाड़ियां। These are known as sustainable development. उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। रेलवे स्लीपर्स। रेलवे स्लीपर पहले लकड़ियों के बनते थे, खराब हो जाते थे, सड़ जाते थे कुछ सालों, फिर उन्होंने सीमेंट के बनाने चालू करे। जब सीमेंट के बनाने चालू करे, एट दैट टाइम उनको समझ आया कि इसको भी हमें कभी ना कभी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो दे डिसाइडेड कि अब सीमेंट का ना बनाते हुए वो जो हमने कचरा फेंका हुआ, वो जो पन्नी या वो सारी चीजें जो डिसॉल्व नहीं हो सकती पृथ्वी में, उनसे अगर हम वो जो स्लैब्स हैं, वो जो स्लीपर्स हैं, वो अगर हम बनाएं। स्लीपर्स समझते हो क्या होता है? जो दो रेलवे की पटरी के बीच में ऐसे ऐसे स्लैब लगे हुए देखे, दे आर नोन एज स्लीपर्स। तो अगर हम वो स्लीपर्स जो हैं वो अगर हम वो प्लास्टिक से बनाएंगे तो वो मजबूत भी रहेंगे और सड़ेंगे भी नहीं बहुत जल्दी और यूज भी हो जाएगा। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि आप डेवलप तो कर रहे हो लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आया समझ में? एग्जांपल्स भी दिए मैंने, मीनिंग भी समझ आया होगा। अब कैसे अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सकता है रिस्ट्रिक्शन यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, यहां पर लिखना था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, ईवीज ज्यादा लेकर आओ, ऐसी गाड़ियां या ऐसी चीजें ज्यादा लेकर आओ जो कि सन की रोशनी से बन रही है, जैसे विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी। इससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे रादर देन कोल और पेट्रोल, तो उससे क्या होगा, कोल और पेट्रोल का यूज कम होगा, वो जो नेचुरल सब्सटेंस है वो कम यूज होंगे, हमारा काम भी चलता रहेगा और एनवायरमेंट भी बचा रहेगा। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूजेस को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा सर। दूसरा, कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पे कंट्रोल ले आओ, कुछ ऐसी चीजें ले आओ जैसे पन्नी की जगह पेपर बैग्स का यूज करने लगो, या फिर अगर आप घर से ही थैला लेकर जाओ बिना पन्नी के यूज करो, तो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, या हर कोई, जैसे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे हैं कि भैया स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, बट वही सेम बात जो अभी चल रही है इंडिया में, विच इज लोगों के एटिकेट्स नहीं है ना, कि हमें चीजें साफ रखनी चाहिए। जैसे मैं अभी बहुत रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था ऑफ दैट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में लोगों ने क्या करा, वहीं पर खाया और वहीं पर फेंक दिया। दीज आर आवर एटिकेट्स। उसने बेचारे ने इतनी अच्छी ट्रेन चलवाई है, उसको कम से कम साफ रखना चाहिए। हम हमारा घर भी तो साफ रखते हैं ना, तो ये इंडिया भी तो हमारा घर है। हर कहीं खाकर पान थूक दे रहे हैं, हर कहीं पर पन्नियां फेंक दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो इस पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और हमें पर्सनली भी। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बायोकंपोस्ट। बायोकंपोस्ट का यूज ज्यादा करना है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स की जगह बायोकंपोस्ट का यूज करो। गोबर से बनी हुई खाद या फिर घर के कचरे से, या जो क्या बोलते हैं उसको, खाने पीने की चीजों से बनी हुई खाद का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए, है ना, ताकि एनवायरनमेंट सही रहे, सॉइल इरोजन ना हो। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ज्यादा लोग ज्यादा पॉल्यूशन, कम लोग कम पॉल्यूशन, सीधी सी बात है ना। तो इफ यू कंट्रोल द पॉल्यूशन पॉपुलेशन, तो एक तो पॉल्यूशन भी कम होगा, रिसोर्सेज भी कम यूज होंगी और एनवायरनमेंट भी कम डिग्रेड होगा। एंड यूज ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज करना। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का मतलब, जैसे मैंने अभी समझाया आपको, राइट, वो जो ऑयल है या वो जो नेचुरल गैस है, सीएनजी आप यूज करते हो, एलपीजी घर में यूज करते हो, या फिर अगर आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन चीजों का यूज कर रहे हो, तो इनकी जगह आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी तो हैं जिनका आप यूज कर सकते हो बनाने के लिए, खाना या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। भाई आपके पास सूरज है ना, सोलार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, विंड है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। दीज आर द रिन्यूएबल, क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, जिनको आप यूज कर सकते हो, सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक, so this is known as sustainable development, and these are the things जिससे आप sustainable development achieve कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है ना, होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर खत्म आया हो, समझ आया होगा। इस पूरे चैप्टर को मैंने एक सिंगल वीडियो में पूरी तरीके से समझा दिया है। अपन ने क्या क्या देखा इस पूरी वीडियो में, हमने देखा सर एनवायरमेंट क्या होता है, हमने देखा एनवायरमेंट के काम क्या क्या होते हैं, फिर हमने देखा रीजन क्या है एनवायरमेंटल क्राइसिस के, फिर हमने देखा एनवायरमेंटल क्राइसिस कौन कौन सी है, फिर हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से अचीव हो सकता है। बहुत सिंपल, साधारण, आसान, बहुत ही सिंपल सा एक चैप्टर है। ठीक है, 6, 7, 8 जैसे मैंने बताया था, ईवीएस में आप ये चैप्टर्स पढ़ते हो, है ना, या 9, 10 की इकोनॉमिक्स में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। सिंपल चैप्टर था, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। 2 बड़ी बड़ी यूनिट्स मैंने आपकी चैप्टर खत्म करा दी, लगभग 32 मार्क्स की। ठीक है, 40 में से 32 नंबर की पूरी यूनिट्स मैंने खत्म करा दी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले वाली पूरी वीडियोस देख कर आओ, है ना। आईडी की एक पूरी सीरीज मैंने बनाई है जो कि शायद से मेरे हिसाब से 10 से 12 वीडियो में कवर अप हो गई। 12 वीडियोस 40 नंबर के लिए बहुत अच्छी डील है सर, है ना। और मैं कोशिश करूंगा बिजनेस स्टडीज की भी कुछ इस तरीके की वीडियो लेकर आऊं। कोशिश क्या करूंगा, मैं ला ही रहूंगा एक सीरीज। ठीक है, जैसे ही आईडी की सीरीज खत्म होगी मैं बिजनेस स्टडीज की सीरीज चालू कर दूंगा, और जैसे ही बिजनेस स्टडीज की सीरीज खत्म होगी मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर दूंगा। अकाउंट्स की सीरीज बेटा मैं इसलिए नहीं ला पाया,
बिकॉज अकाउंट्स में मुझे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मुझे चाहिए अच्छा खासा लंबा समय। ठीक है, समय अब बचा नहीं, तो अकाउंटेंसी के लिए मैं आपसे बिल्कुल सॉरी बोलता हूं। नेक्स्ट जो मेरी सीरीज आ रही है 180 डेज की, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं, 180 डेज की एक सीरीज आ रही है जो कि आप जाकर आपके जूनियर्स को बता सकते हो, जो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 अप्रैल और चलेगी 31 दिसंबर। ठीक है, हर महीने 20 वीडियोस आएंगी एक क्लास की, 40 वीडियोस, मतलब 11th और 12th की मिला के 40 वीडियो, कई सारे शॉर्ट्स आएंगे, और उस पूरे वीडियोस और शॉर्ट्स में आपका पूरा सिलेबस में 180 वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे उसको। ये आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इसको बहुत सारे लोगों में शेयर कर दो, अपने साथ वालों में शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो से सबको बेनिफिट मिले। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड गुड लक।